घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की, इस संकट काल, इस संक्रमण काल, इस आपदा काल की, जिसमें आप, मैं, हम सब जी रहे हैं, तड़प रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं। व्यवस्था नाकाफी ही नहीं, अपर्याप्त ही नहीं, धाराशाही होती दिख रही है। नए मरीजों का आंकड़ा बता दूं, 3,14,835, 3 लाख का भी आंकड़ा पार कर गए हैं। संक्रमण के मामले में 2,104 लोगों ने अपनी जान खो दी है कोरोना के चलते। और जब मैं कहता हूं आपदा काल, यह आपदा काल नहीं, और यह मैंने सवाल उठाया है, लगातार मैं सवाल उठा रहा हूं, यह आपातकाल है, यह नेशनल इमरजेंसी है। आपको ध्यान होगा, एक कार्यक्रम में कुछ ही दिन पहले मैंने आपको अनुच्छेद 352, 356, 360 जो हमारे संविधान में है उनका जिक्र किया था। ये इमरजेंसीज हैं, आंतरिक अस्थिरता हो जाए, राष्ट्रपति शासन लगे या आर्थिक अस्थिरता आ जाए तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी है ये, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? पिछले साल किया गया। अभी कुछ देर पहले खबर आई है, गृह मंत्रालय ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू कर दिया है। इतनी देरी क्यों की गई? और यह सवाल हमने तो उठाए, आज यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा, आपातकाल जैसे हालात हैं, सरकार की नेशनल प्लान क्या है, कोई राष्ट्रीय नीति है क्या हमारी? सब कुछ राज्यों के हवाले कर दिया गया है। ट्रू फेडरलिज्म अपना रहे हैं इस संकट काल में हम, कि राज्य, उनकी जिम्मेदारी है अपने नागरिकों को सहूलियत देने के लिए उनके उपचार की, उनके इलाज की व्यवस्था करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नेशनल प्लान बताइए तुरंत। 4 चीजों, 4 अहम मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। पहला, ऑक्सीजन की सप्लाई। यह प्राणवायु, इसके प्राण निकल रहे हैं हर जगह, देश के हर हिस्से में, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, नासिक हो, पटना हो, लखनऊ हो, मध्य प्रदेश हो, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। आज दिल्ली में माता चानन देवी अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ऑक्सीजन की कमी की खबरें आई। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हाथ खड़े कर रहे हैं। करें तो क्या करें? ट्रक रुका हुआ है राजस्थान के बॉर्डर पर, नासिक में 24 लोगों की ऑक्सीजन लीकेज की लापरवाही के चलते मौत हो गई। उसी नासिक में 6 सिग्मा नाम के एक अस्पताल में फिर से ऑक्सीजन की कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में बताइए। दूसरा, दवाओं की सप्लाई। आपको मालूम है, रेमडेसिविर को भूल जाइए, फेबी फ्लू जैसी दवाइयां भी मिल नहीं रही हैं और खुलेआम धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, इस पर हमारी प्लान क्या है? प्लान तो आई ना सामने। 150 रुपए में केंद्र सरकार को दिए जाएंगे वैक्सीन की जो ये डोसेज है। अब 1 मई से 18 साल के से ऊपर यानी कि जो बालिग हैं
वो भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। केंद्र सरकार 150 रुपए, राज्य सरकारें 400 रुपए, 600 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और वो दिए कैसे जाएंगे? जनसंख्या के अनुपात पर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पर। क्या तरीका है? किसने इजाजत दी? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई होगी। और यहां पर बीजेपी के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है। राधा मोहन दास अग्रवाल, उनका ट्वीट चलाइए। वो क्या कहते हैं? आप लोग सोचिए, भारत सरकार को रुपए 200 रुपए प्रति डोज, राज्य सरकार को 400 रुपए, आम जनता को 600 रुपए। आखिर इन्हें इतना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी C2 प्लस 50%, तो इन्हें भी लागत प्लस 50% दाम चाहिए। आधार पूनावाला, तुम तो डकैतों से भी बदतर हो। आधार पूनावाला को डकैत कह रहे हैं। तुम्हारी फैक्ट्री का एपिडेमिक एक्ट में अधिग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन आधार पूनावाला को हरी झंडी किसने दिखाई? राधा मोहन दास अग्रवाल संवेदनशीलता तो दिखाई, अपने गिरेबान में भी झांकिए। और चौथा, लॉकडाउन का अधिकार सिर्फ राज्यों को हो, कोर्ट को नहीं। अदालत यह सवाल पूछने पर मजबूर है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब 5 बड़े शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात करती है उत्तर प्रदेश में, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो राज्य लगाएं या कोर्ट लगाएं? कोर्ट ये सवाल खुद पूछ रहा है। 6 हाई कोर्ट्स में मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। दिल्ली का मैंने जिक्र किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? फटकार लगाई केंद्र को ऑक्सीजन सप्लाई पर। आपको डिमांड और सप्लाई का अंदाजा नहीं है? यह सवाल सरकार से पूछा है। आज भी सुनवाई हुई। कल तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था यह आपकी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन मुहैया करवाइए, बेग, बोरो और स्टील, भीख मांगो, उधार लो, चाहे चोरी करो, आम आदमी के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराओ। हजारों लोग मर रहे हैं। स्टील प्लांट चलाना आपकी प्राथमिकता है। लोगों को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह गंभीर मुद्दा है। लोगों की जिंदगी उनका मौलिक अधिकार है। यह सवाल भी मैंने उठाया था। सिर्फ जिंदगी जीना मेरा मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बेतकल्लुफी से भी जिंदगी जीऊं। और मैंने एक उदाहरण दिया था, पी उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने के अधिकार में डॉक्टर्स असिस्टेंस शामिल है। यानी कि अगर मैं बीमार, आप बीमार पड़े, तो मेरा उपचार हो, मुझे बेड मिले, मुझे ऑक्सीजन मिले, यह भी मेरा जिंदगी जीने का अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले का जिक्र नहीं किया। यह भी जरूरी है। कोई और देश होता, अमेरिका होता, हजारों लाखों करोड़ रुपए के दावे ठुक चुके होते अब तक सरकार पर। बॉम्बे हाई कोर्ट क्या कहता है? हम इस दुष्ट और बुरे समाज का हिस्सा होने पर शर्मिंदा हैं। दुष्ट और बुरे समाज, आईना दिखाया जा रहा है। राज्य सरकार से, केंद्र से पूछा कि राज्यों को रेमडेसिविर देने का अधिकार क्या है। पहले तो प्रोडक्शन ही बंद कर दी थी, अब अधिकार क्या है? अधिकार कहां है? कालाबाजारी हो रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहता है, हम मूर्ख दर्शक बनकर यह सूरत हाल नहीं देख सकते। गंभीर मरीजों को 1 घंटे में रेमडेसिविर उपलब्ध कराए सरकार। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अदालतों की टिप्पणियां हैं, गंभीर टिप्पणियां। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है,
गाइडलाइन जारी करके बच नहीं सकता चुनाव आयोग की। ये चुनाव करवाए जा रहे हो आप, सर्कुलर जारी कर देते हो और चुपचाप बैठ जाते हो। संक्रमण फैल रहा है, थर्ड वेरिएंट की, बंगाल वेरिएंट की बात हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा चुनाव आयोग को कि जो काम 90 के दशक के मध्य में टीएन शेषन, नाम ध्यान होगा आपको, नई जनरेशन को नहीं होगा, थोड़ा पढ़िए उनके बारे में, खौफ था, ऐसे सख्त चुस्त दुरुस्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा आज के चुनाव आयोग को आप टीएन शेषन का 1/10 काम भी नहीं कर रहे हैं। छठे दौर का आज मतदान हुआ। 2 दिन पहले सुध ली राजनीतिक दलों ने कि 500 लोगों की अब सभाएं करेंगे, चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री कल रैली करने वाले थे पश्चिम बंगाल में, अब रैली करने नहीं जाएंगे। कल हाई लेवल मीटिंग होगी, 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत होगी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, हुजूर आते आते आपने बहुत देर कर दी। यह काम पहले होने चाहिए थी। रैलियां क्या पहले रद्द नहीं करनी चाहिए थी? यह भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा है 33,106, व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन वहां पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं। 2 दौर का मतदान हो चुका है, तीसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। उसे रोकने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। गांव देहात जो अभी तक बचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना पर कोई नेशनल पॉलिसी है क्या? यह आपातकाल है, राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय नीति है हमारी कोई? और प्राणवायु के क्यों निकल रहे हैं प्राण? ऑक्सीजन, इसे प्राणवायु कहते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, सीनियर आईएएस रह चुकी हैं, नौकरशाह हैं, व्यवस्था कैसे चलती है भली भांति वाकिफ हैं, अपराजिता सारंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, 15 साल दिल्ली में सरकार थी शीला दीक्षित की, उनके राजनीतिक सचिव थे, तो व्यवस्था चलाने का इन्हें भी तजुर्बा है। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा डॉक्टर अजय आलोक, पेशे से डॉक्टर हैं, पटना के जो बड़े अस्पताल हैं, नामी गिरामी जो 4-5 अस्पताल हैं, उनमें से एक इनका भी अस्पताल है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उसको ट्रैक कर रहे थे मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई में इंद्रजीत सिंह हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी मैं करूंगा, जमीन पर हकीकत क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा जैस्मीन शाह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अपराजिता, कल मैं शो कर रहा था, आप ही के सहयोगी एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे शुरुआती संबोधन के बाद कहते हैं, अरे हॉरर शो की एंकरिंग कर रहे हो क्या? क्या बता रहे हो? कौन सी ऑक्सीजन की कमी, कौन सा एक्सपोर्ट दोगुना हो गया? वो तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी। ये जो हाई कोर्ट्स कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्यों स्टील प्लांट को दी जा रही है ऑक्सीजन, वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही तो मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल होती है ना, की जा सकती है। ये हॉरर शो है या ये हकीकत है जिसका आईना आज सुप्रीम कोर्ट और 6 हाई कोर्ट हमें दिखा रही है? आप सबको मेरा नमस्कार। संदीप जी, ये बिल्कुल हॉरर शो नहीं है, हकीकत है। मैं धन्यवाद देती हूँ आप जैसे चैनल के एंकर्स को। आप देश के सामने देश का चित्र रख रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। अगर 24 घंटे में 3,14,000 केसेस हो और 2100 मृत्यु हो, तो मुझे लगता है हम सबको बैठकर सोचना होगा, और सिर्फ सोचना नहीं होगा, काम भी करना होगा।
त्वरान्वित करना होगा और हाथ मिला के काम करना होगा। देखिए, आपने जो कहा कि केंद्र सरकार के पास नीति है कि नहीं, स्ट्रैटेजी है कि नहीं, प्लान है कि नहीं, मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में अभी स्ट्रैटेजी है। केंद्र सरकार की स्ट्रैटेजी मेरे हाथ में मैं बता रही हूँ। और दूसरी स्ट्रैटेजी तो जो मेरे टेबल पर ही रखी हुई है वो है नेशनल वैक्सीन पॉलिसी। आप सबको पता है 1 मई से क्या होने वाला है। 18 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन लेंगे और किस पारदर्शिता के साथ वैक्सीन दी जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका के बारे में वर्णन किया गया है। और मेरे पास एक और 2 पेज का प्रोसीडिंग है, मिनट्स है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने कल की रैली बंद की है और इससे उनकी संवेदनशीलता का परिचय मिलता है। और उन्होंने जो आज मीटिंग की है उसके मिनट्स हैं, वो अगर आप मिनट्स पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। देखिए, मैं आपको कितनी रैलियां की प्रधानमंत्री मोदी ने? मैं बताओ, मुझे बोलने दें। पश्चिम बंगाल में 6ठे दौर का मतदान हो गया है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रही है। और जब एक असेंबली का, एक स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वैक्यूम का स्पेस नहीं है संविधान में, वो कराना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कराना ही पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकारिता है तो हमारी प्राथमिकता चुनाव करवाना है कि आम आदमी की जान बचाना है? बिल्कुल आम आदमी की जान बचाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बहुत दिन पहले शुरुआत उसकी की थी और वो संवैधानिक तरीके से अपना काम करवा रही थी। उसके बारे में टिप्पणी देना मुझे लगता है नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है चुनाव आयोग 1/10 काम भी नहीं कर रहा जो टीएन सेशन किया करते थे। देखिए, वो कलकत्ता हाईकोर्ट, जुडिशियरी और इलेक्शन कमीशन के बीच की बात है। हम अभी, मुझे लगता है, कोरोना के बारे में बातचीत करने के लिए बैठे हैं। तो वो नेशनल प्लान आप बता रही थी, नेशनल प्लान क्या है? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है नेशनल प्लान है क्या? बात करना है। नेशनल प्लान ये है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय 24/7 कोऑर्डिनेशन सेल लेकर बैठा हुआ है। यह कोऑर्डिनेशन सेल राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है, काम करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं, 2 चीजें होती हैं। मुझे जितनी भी मेरी अभिज्ञता है, थोड़ी बहुत अभिज्ञता है, मैं आपको कह दूं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। केंद्र सरकार नीति बनाती है, आप याद रखें, नीति बनाती है और अपना इंटेंशन जाहिर करती है, नियत जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इन्होंने अपनी नीति बनाई और दिशा निर्देशन किया। बार बार 4 चीजें पूछी हैं सुप्रीम कोर्ट ने मैम, 4 चीजें पूछी। आप सीनियर आईएएस रही हैं। 4 चीजें पॉइंट वाइज। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर क्या नीति है, दवाओं की सप्लाई को लेकर, वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो अभी 20 मिनट पहले लगाई गई है, ये पहले नहीं लग जानी चाहिए थी। गृह मंत्रालय ने अभी आदेश जारी किया है। मुझे थोड़ा समय दे आप, मुझे बोलने दे। 1-2 मिनट अगर दे तो बात साफ हो जाएगी। देखिए, देश के सामने चित्र साफ करना है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, आप सबको पता है, वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। 1 मई से नेशनल वैक्सीन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन होगा। दूसरी बात, वो कैसे होगा? सरकार का काम है। 150-200 रुपए सरकार को, 400 रुपए राज्य सरकारों को, 600 रुपए आम आदमी को। आप ही के विधायक कह रहे हैं डकैत बन गए हैं आधार पूना वाला। वो सरकार से नहीं पूछ रहे, सरकार ने हरी झंडी दिखाई होगी ना वैक्सीनेशन पॉलिसी को, ये प्राइसिंग पॉलिसी को। आधार पूना वाला खुद वैक्यूम में उन्होंने डिसाइड कर लिया इतने में बेचूंगा। मैं आपको बता दूं कि जो भी पॉलिसी केंद्र सरकार तैयार करती है, लिखती है, वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद ही लिखती है। सारे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत करके की गई है। मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके साथ बातचीत करके की गई है। और बहुत एक इकोनॉमिकली वायबल मॉडल करना है, इसलिए यह किया गया है। किसी को कोई किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, जो भी वैक्सीन का कॉस्ट है, अगर आप दूसरे देशों के वैक्सीन कॉस्ट कंपेयर करें, अगर तुलना करें, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि हमारे देश का जो वैक्सीन कॉस्ट है बहुत कम है। और मैं ऑक्सीजन की बात कर दूं, मैं आपको बता दूं, आज जो प्रधानमंत्री जी ने स्टॉक टेकिंग की ऑक्सीजन के बारे में, आज ऑक्सीजन को लेकर चर्चा है और होनी भी चाहिए। और देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अभाव नहीं है ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, माता चानन देवी अस्पताल, सर गंगाराम अस्पताल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, 2-2, 3-3 घंटे की सप्लाई बची थी दिन में। ट्रक खड़ा हुआ है राजस्थान के बॉर्डर पर। मुझे 1 मिनट समय दे। हाँ प्लीज दीजिए। आपको मैं बता दूं, 20 राज्यों से बातचीत की गई जो हाई बर्डन स्टेट्स हैं, वहां से पता चला कि 6,785 मेट्रिक टन पर डे उनकी डिमांड है, उनकी मांग है। और केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने सबसे बातचीत की और अपने गिरेबान में झांका, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को कहा, वहां से 3,300 मेट्रिक टन आया और आज के दिन में आपको कह दूं 6,822 मेट्रिक टन पर डे कल से 21 अप्रैल से लोग, ये 20 राज्यों को जो हाई बर्डन स्टेट्स है उनको डिस्पैच होना शुरू हो गया है। और आप सब जानते हैं कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया कि हमने उनका कोटा 378 मेट्रिक टन से बढ़ाकर करीबन हमने 480 मेट्रिक टन कर दिया। 700 मेट्रिक टन की सबको ज्ञात है, जरूरत है 700 मेट्रिक टन की, ये भी बोला है। मैं मानती हूं, लेकिन अभी प्रथम पर्याय में इसे 480 मेट्रिक टन किया गया, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है। तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक मिनट अभी राज्य सरकारों को वितरण पर और कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा। देखिए, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं आ रहा हूं मैम, क्योंकि और भी गेस्ट हैं। तो यहां पर प्रभाकर, अपराजिता सारंगी और बहुत ही क्वालिफाइड प्रवक्ता हैं, आईएएस रह चुकी हैं, वो बता रही हैं राज्यों से समन्वय किया जा रहा है, स्टॉक टेकिंग हो रही है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। यही राष्ट्रीय प्लान मांगा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? कल भी सुप्रीम कोर्ट बैठने वाला है, जवाब मांगा है। देखिए संदीप, जो मुख्य न्यायाधीश ने आज स्वतः संज्ञान लेते हुए जो बातें कही कि एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है, और दूसरी बातें कि अलग अलग हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी, जीवन रक्षक दवाइयों की कमी, वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर जो सवाल हैं, उन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एमाइकस नियुक्त हो गया, सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया। अब सरकार का जो जवाब आएगा और एमाइकस की जो राय आएगी उस पर सुनवाई होगी। लेकिन संदीप, जो बीजेपी की प्रवक्ता बता रही है, मैं जितना जानता हूं, हाईकोर्ट की सुनवाई को मैंने जितना देखा हुआ है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट पर भी आकर यह कहा जाएगा कि सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक सब कुछ सही है। मैं जहां हूं, गाजियाबाद में हूं, मेरे दाहिने और बाएं, चाहे वो गाजियाबाद का जगह हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, कि तमाम अस्पतालों में हम व्यक्तिगत तौर की बात करता हूं संदीप, जहां पर मैं ये कहता हूं लोगों को या तो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, और जहां बेड्स हैं वहां पर हॉस्पिटल इसलिए मना कर दे रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब आंकड़ों के मुताबिक ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि नहीं जी सब ठीक है और ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है, फिर भी लोग ऑक्सीजन के बिना मर क्यों रहे हैं? तो बीजेपी की प्रवक्ताओं या सरकार के प्रवक्ताओं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 1 साल भर पहले कोरोना वेव पहली आई थी संदीप, अगर उस समय ये बात हुई होती, उस समय ये अफरा तफरी होती, उस समय ऑक्सीजन की ये कमी होती, तो बात फिर भी समझ में आती, क्योंकि हम तैयार नहीं थे। लेकिन आज साल भर बीत गए, इस साल भर में बहुत कुछ किया जाना चाहिए था, किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। अभी तक केंद्र सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी, अभी भी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब कल पूछा था कि इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन देना ज्यादा जरूरी है क्या, उसे डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है क्या, और केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं था। वैक्सीनेशन पॉलिसी की बात अगर मैं करूं तो वहां पर जब ये पूछा गया कि आपने 1 मई से वैक्सीनेशन फॉर ऑल की जो पॉलिसी आप ला रहे हैं, ऐसी क्या बात है कि 1 मई जहां पर रोज सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हों, जहां पर हजारों लाखों लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हों, वहां आप इंतजार कर रहे हैं कि 1 मई शुभ मुहूर्त पर बिना फीता काटे आप और उसमें भी अलग अलग रेट, उसमें भी अलग अलग रेट हैं। तो वही सवाल यही है, एक सेकंड पवन खेड़ा, सवाल यह है हमारी राष्ट्रीय नीति है क्या, या यहां पर राज्यों की स्टेट हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र एक नोडल एजेंसी मात्र बनकर रह सकता है? काफी अच्छा होमवर्क करके बैठते हैं अपनी चर्चा में। मैं आपको क्या बताऊं, क्या ऑक्सीजन की एलोकेशन केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है? राज्यों को यह बात बार बार दोहराई जाती है, हर बार इनके प्रवक्ता आकर कहते हैं कि नहीं और राज्यों का मामला है। 5 चीजें कोरोना की से संबंधित, वैक्सीन, अस्पताल के बिस्तर, दवाइयां रेमडेसिविर और फेविफ्लू,
ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, यही और ये 5 चीजें हैं जिस पर हमें चर्चा को केंद्रित करना है। इसमें आप स्वयं समझ लेंगे और आपके तमाम पैनलिस्ट जानते हैं कि कौन सी चीज राज्यों के हाथ में और कौन सी केंद्र के हाथ में। जब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आकर कहती है कि चुनाव आयोग जाने, हमारा कोई मतलब नहीं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जब बाकी के फेजेस का मर्जर बाकी तमाम राजनीतिक दलों ने मांग की कि बंगाल में जो बाकी चरण बचे हैं उनको एक में कर दिया जाए, किस पार्टी ने उसका विरोध किया चुनाव आयोग के समक्ष? भारतीय जनता पार्टी। तो कम से कम अभी अपनी जिम्मेदारी से मत आप मुक्त होइए। आज पूरा देश देख रहा है कि ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में त्राही तो उसकी जिम्मेदारी नहीं, राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं। बताता हूं, जहां है मैं बता रहा हूं। वैक्सीन में किसकी जिम्मेदारी? केंद्र नहीं, अस्पतालों की बात करते हैं ना, सबसे पहले अस्पताल में जाएगा। एक बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा तबीयत बिगड़ जाए तो वेंटिलेटर की जरूरत है। राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं पवन खेड़ा। बिल्कुल है। अस्पताल बेड्स बिल्कुल राज्य सरकारों, लेकिन रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स कुछ हद तक और वैक्सीनेशन टोटली बिल्कुल पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार की निगरानी में होता है और होना चाहिए। क्यों नहीं केंद्र सरकार? आज आप मुझे बताइए, हरियाणा वर्सेस दिल्ली तो एकदम प्रधानमंत्री की नाक के नीचे झगड़ा चल रहा है ना। अनिल विज कहते हैं हमारा ऑक्सीजन छीन लिया दिल्ली ने, दिल्ली कहते हैं हमारा ऑक्सीजन डकैती कर ली। तो अब ये दिल्ली सरकार ने इसमें नेतृत्व कहां है प्रधानमंत्री? और अपराध नहीं, आपस में राज्यों की भी तो जिम्मेदारी है। मुझे ये बताइए पवन खेड़ा, अगर आज मैं एक सेकंड, माता चानन देवी अस्पताल का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट एसी शुक्ला को कोट करते हुए आपको यह बता रहा हूं। उन्होंने आज दिन में बयान दिया कि आइनॉक्स जो कंपनी है वो उन्हें जानकारी दे रही है जी, उनका ट्रक राजस्थान बॉर्डर पर राजस्थान पुलिस ने रोक लिया, राजस्थान सरकार के कहने पर। तो सरकार वहां पर आपकी है, आपकी सरकार रोक रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन ना आ पाए। आप दिल्ली हरियाणा की बात कर रहे हैं, राजस्थान की नहीं कर रहे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं चारों राज्य, आप सब राज्यों का नाम ले लीजिए। मैं कह रहा हूं ऐसे में नेतृत्व क्षमता प्रधानमंत्री जी को दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी? जब 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य आपस में लड़ रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, क्योंकि सब पर दबाव है, ऐसे में केंद्र सरकार का क्या भूमिका होनी? अगर हम इनसे सवाल पूछते हैं कि साहब आपने क्यों बाहर एक्सपोर्ट कर दिया ऑक्सीजन को या रेमडेसिविर को या वैक्सीन को, तो हमें कहते हैं अरे साहब गांधी परिवार तो राजनीति कर रहा है। नहीं, सवाल भी नहीं पूछे आपसे, क्या ऐसे छुई मुई हो गए हो आप, सत्ता में आ गए हो? वो ये सवाल तो इन्हीं से पूछे जाएंगे। अब क्यों प्रधानमंत्री जी बड़ा त्याग की प्रतिमूर्ति बन रहे हैं? साहब मैंने रैली कैंसिल कर दी, और अपराजिता जी आकर कह रही है अरे साहब उन्होंने बंगाल की रैली कैंसिल की। इतना बहुत बड़ा बलिदान दे दिया क्या? बंगाल में रैली कैंसिल कर दी, क्या कर दिया? और आज जाकर किया 23 तारीख रैली किसने कैंसिल की? राहुल गांधी ने भी तो 3 दिन पहले कैंसिल की। 18 रैलियां तो सारे कर रहे थे ना। 22 तारीख हो गई है, 18 तारीख और 22 में क्या फर्क नहीं दिखता? राहुल गांधी यही काम इस महीने की शुरुआत में कर सकते थे। साहब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है ना, जिनको निर्णय लेना है, जिनको बैठकें लेनी है, जिनको बैठकें लेनी और निर्णय लेना है, वो रैलीज में व्यस्त हैं। आज मुस्कुराते एक मिसाल तो कायम कर सकते थे ना, भेड़चाल तो हो रही थी पवन खेड़ा। सबसे पहले किसने किया या नहीं किया? राहुल गांधी ने। वो किसी पद पर नहीं है, वो कोई प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं है देश के, लेकिन उन्होंने सबसे पहल की या नहीं की? जिसने पहल की आप उसके लिए कहते हो कि यार उन्होंने भी 18 तारीख से पहले तो रैलीज की थी। और जो नेतृत्व है, जिसके हाथ में प्रधानमंत्री का पद है, 303 सीटें हैं, वो आज 6 चरण जब हो चुके हैं, अब बड़ा त्याग करते हुए, बलिदानी बनते हुए आकर कह रहे हैं कि हमने रैलीज कैंसिल कर दी, और अभी भी इसमें भी वाहवाही बटोरना चाहते। कमाल है साहब, ये जो नकली वाहवाही बटोरने की जो एक नशा इनको आ गया है, ये भूल जाते हैं इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक प्रधानमंत्री हो साहब, आप कोई स्टार प्रचारक नहीं हो भारतीय जनता पार्टी कि सिर्फ तालियां बटोरोगे और कोई काम नहीं करोगे। आज अगर दुख है लोगों को तो इन्हीं से होगा, गुस्सा है तो इन्हीं से होगा, तारीफ भी इन्हीं को मिलती है तो गुस्सा भी इन्हीं के खिलाफ होगा। और यहां पर जो आंकड़े, एक सेकंड पवन, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जैस्मिन, मेरा दूसरा सवाल यही है, प्राणवायु के क्यों निकल रहे हैं प्राण? ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। आंकड़े यहां पर कोट किए जा रहे हैं। यहां पर कल मैंने सवाल उठाए थे और सवाल कई राजनीतिक दलों ने भी उठाए थे। जब मैंने सवाल पूछा मुझे बताया गया कि नहीं आप गलत जानकारी दे रहे हैं, भ्रामक खबर फैला रहे हैं
कि जी ऑक्सीजन का निर्यात दोगुना कर दिया गया, 734% तक बढ़ गया था, कि नहीं जी वो तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अलग होती है, मेडिकल ऑक्सीजन अलग होती है। पीआईबी फैक्ट चेक भी आया और यह किसी ने बताने की जहमत नहीं समझी कि इंडस्ट्रियल यूज वाली ऑक्सीजन को भी ट्वीक करके मेडिकल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राण वायु के प्राण निकल रहे हैं, क्या यह कड़वी हकीकत है? और इसके चलते आम आदमी तड़प रहा है। संदीप जी, आप एकदम, आज जो पूरी ऑक्सीजन की सिचुएशन है एक प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है। केंद्र ने अपनी सारी जिम्मेदारियों से हाथ धो दिया है और देश को राम भरोसे छोड़ दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से आज बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हाहाकार मचा है दिल्ली के अस्पतालों में, और मैं कहूंगा देश के कई अन्य अस्पतालों में, केवल उसका एक कारण है कि एक ऑक्सीजन नामक चीज जो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है वो पहुंचा नहीं पा रही है। अब दिल्ली में हमने मांगी है 700 मेट्रिक टन, हमें अलॉट की गई थी अब तक 380 मेट्रिक टन। हम कह रहे हैं कि ठीक है साहब, पहले इतना तो आप हमें डेली पहुंचा दीजिए। आपको सुन के ये ताज्जुब होगा संदीप कि कल केवल 180 मेट्रिक टन दिल्ली के अस्पतालों में पहुंची। आप ये मान के चलिए कि आज भी ऐसी परिस्थिति है कि कभी भी दुर्घटना घट सकती है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार चुपचाप बैठी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे प्लांट से मैं ट्रक भेजूंगा कि नहीं। वहां योगी आदित्यनाथ यूपी के सारे प्लांट से डिसाइड कर रहे हैं कि मैं दिल्ली को ऑक्सीजन भेजूंगा कि नहीं। और हर अस्पताल, आज ये दुर्गति हो गई है कि हर अस्पताल कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है कि साहब मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो। मतलब केंद्र, आपके मुख्यमंत्री तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कोटा बढ़ाने के लिए। अरविंद केजरीवाल तो केंद्र का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक तरफ शुक्रिया अदा किया जाता है, एक तरफ आरोप लगाए जाते हैं। ये कौन सी राजनीति है? नहीं, देखिए संदीप जी, हम केंद्र के साथ और सारे राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मिलकर समाधान ढूंढना चाहते हैं। और इसलिए हम ये आभारी हैं कि केंद्र ने डिसाइड किया कि 480 मेट्रिक टन आज से आप हमें प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत लोगों और देश के लोगों के सामने भी रखना जरूरी है कि नहीं है। और जमीनी हकीकत ये है कि 480 मेट्रिक टन आपने हमें प्रॉमिस किया है, हम बहुत आभारी हैं, लेकिन कल केवल 180 मेट्रिक टन पहुंचा। आज भी नहीं लग रहा कि 200 मेट्रिक टन से ज्यादा पहुंचेगा। तो आंकड़े कुछ और बता रही है, जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। जी नहीं, आप देखिए दिल्ली के लोगों का क्या हाल हो पड़ा है। हर अस्पताल रो रहा है, हर अस्पताल का मालिक रो रहा है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं। तो आपने क्या किया? केंद्र सरकार से तो हम सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली सरकार ने क्या किया? 1 साल के तजुर्बे में आपने कितने बेड बढ़ाए? बेड के आंकड़ेबाजी बहुत हो रही है जैस्मिन, कि जी 10,000 बेड हैं कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों और केंद्र के अस्पताल जो दिल्ली में हैं, उसमें से 1800 कोविड के थे, अब वो 7,000 कर दीजिए जी। आपने कितने बेड बढ़ाए? बेड बढ़ाने में बहुत तकड़ा रॉकेट साइंस की जरूरत होती है क्या? बिल्कुल सही है संदीप जी, आपके सारे सवाल वाजिब है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि आज अप्रैल 10 के करीब केवल 6,000 कोविड के बेड थे दिल्ली में, आज जाके 20,000 हो गए। और आज का ताजा आंकड़ा 24,638 है। और 3,000 बेड 3,000 बेड और अगले 2 दिनों में लग रहे हैं। तो एकदम वॉर फुटिंग में हम जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आज हम 2,000 बेड नहीं लगा पा रहे हैं। आज की तारीख में ये 2,000 बेड तैयार है, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमें प्रॉमिस किया गया था, या तो केंद्र बता देता सारे राज्यों को कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपना ऑक्सीजन का प्लान कर लीजिए कि आपको इंपोर्ट करना है, प्लांट लगाना है, तो हम अपना प्लान बना लेते। लेकिन ये कोटा सेंटर ने असाइन किया हुआ है दिल्ली को कि ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसके बावजूद आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो। और ऑक्सीजन के आधार पे तो लोगों की जान अटकी पड़ी है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और इसमें आज बहुत ही दुखद है कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कल आप जाग रहे हैं क्या? मैं समझ गया आपकी बात। डॉक्टर अजय आलोक, आप डॉक्टर हैं, आप एक बड़ा अस्पताल भी चलाते हैं। वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, पर यहां जागने में ही देरी कर दी क्या? अब यहां पर दावे किए जा रहे हैं, सब कुछ फ्यूचर टेंस में। अब हम उपलब्धता बढ़ाएंगे ऑक्सीजन की, अब हम बेड बढ़ाएंगे, अब ट्रेनों में भी चलाएंगे, अब कॉरिडोर बना देंगे, ऑक्सीजन कॉरिडोर बना देंगे। ये आज याद आ रहा है हमें, जब आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है।
देखिए संदीप, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज, ठीक है, मैं एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं, उनका प्रवक्ता भी हूं, लेकिन एक डॉक्टर भी हूं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि आपके पैनल पे आज इतनी बहस हो रही है, या कोई अपना बचाव कर रहा है या कोई दूसरे को ब्लेम कर रहा है, सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। पिछले 7 दिनों से मैं सब काम छोड़कर सिर्फ अस्पताल में लगा हूं। सच्चाई है पटना में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से उस कमी को लगभग पाट लिया गया है। अब मीट कर रहे हैं हम कल से। सच्चाई ये भी है पटना में एक भी बेड नहीं बचा है। बेड के लिए मेरे पास आज दिन भर में 500 फोन आए होंगे, बेड नहीं है, क्या करें। सच्चाई ये है, ये कोरोना कौरवों की सेना है और पांडव के 5 गांव ऐसे खाना नहीं खिला सकते। ये सच्चाई मानिए, इस देश की हकीकत है। आप अमेरिका की बात कह रहे थे अभी कि अमेरिका होता तो अभी हजारों लाखों करोड़ के मुकदमे हो जाते। अमेरिका में रोज दिन 10,000 की मौतें हुई। न्यूयॉर्क जैसे शहर में 6-6 हजार की मौतें हुई। क्या कर लिया लोगों ने? कहां से आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे? प्रैक्टिकल होकर सोचिए जरा। बड़ा आसान है ब्लेम करना। नहीं, आसान नहीं। मैं पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूं अजय। 1% आप अपने बजट का स्वास्थ्य पर लगाएंगे तो ये होगा ना हाल। संदीप जी, आप 10% लगा लीजिए, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। आप ये सोचिए कि कोई भी सबसे सुदृढ़ देश अमेरिका, पॉपुलेशन 60 करोड़, उनके पास टोटल बेड है, पूरे देश में टोटल बेड उनके पास मात्र 80 लाख है। कितना हो गया? 1% भी नहीं होता है, 0.1-0.2%। हमारा देश भारत 130 करोड़ की आबादी, कुल बेडों की संख्या, सारे बेड अगर हम जोड़ लें तो लगभग 1.5 करोड़ के लगभग जाते। हम तो फिर भी अच्छे हैं, तब भी ये त्राहिमाम है। ये हमारे पॉपुलेशन की मार है। आप कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि 2000 बेड हम और बढ़ा लेंगे दिल्ली में। आप बढ़ाइए ना, दिल्ली में 2000 बेड नहीं, 5000 बढ़ाइए। लेकिन अगर केसों की संख्या यही रही 25,000 30,000 तो हम सरकारें तैयार थी, बात करते रहेंगे। सरकार तैयार थी। आज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाई जा रही है, सीरो सर्वे आप तो समझते हैं, आप मुझसे बेहतर और बाकी पैनलिस्ट से बेहतर समझते हैं। सीरो सर्वे चीख चीख कर बता रहा था नवंबर से जनवरी में। यहां पर तो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, आईसीएमआर के लोग भी, नीति आयोग के लोग आकर बोलने लगते हैं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंच गए। बेसिक सेंस नहीं है। 70% संक्रमण होना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक हो जाए, यानी कि 100 करोड़ लोगों में वो वायरस होना चाहिए। 10 करोड़ लोगों में हमने हर्ड इम्यूनिटी की बात करनी शुरू कर दी, ताली बजानी शुरू कर दी, भूल गए आस्था का मेला मना रहे हैं और लोकतंत्र का मेला मना रहे हैं। ये तो आप भी जान रहे हैं, ये मैं भी जान रहा हूं कि हर्ड इम्यूनिटी नहीं आने वाली थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति तो ये सरकार को मालूम नहीं था। है कि आज हम कहने लगे दुनिया को बचा लिया। क्या बचा लिया? अपने आप को तो बचा नहीं पाए। आज की तारीख में जो आपने अपने पिछले डिबेट में बोली थी कि मेडिकल इमरजेंसी क्यों नहीं लगाएं, इमरजेंसी एक बड़ा ऐसा शब्द है जिससे लोग को नफरत होती है। हाँ, आज कहीं ना कहीं उसी दिशा में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लगा है, आज कुछ नहीं, आज हमारे पास जितने संसाधन हैं, राज्य हो चाहे केंद्र हो, सबको मिलजुल के एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे की मदद करके नहीं, यहाँ तो जिम्मेदारी दूसरे के कांधे पर डालने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। राज्य देखेंगे, राज्य क्यों देखेंगे? पिछली बार राज्यों ने देखा था, जब 3-3 बार देश ने लॉकडाउन देखा। एक कमांड अथॉरिटी होनी चाहिए ना, एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी होनी चाहिए कि नहीं? मुझे यह बताइए अजय। देखिए सुबीर, मैं कहता हूं अकाल पड़ने पे कुआं नहीं खोदा जाता, ठीक है ना। ये सब पहले, आज जो हमारी नीति है हम उसी पे चलें। अब नई नीति बनाने का समय नहीं है कि नई नीति बनाओ उस पर नहीं, नीति की बात नहीं है। You have to catch the bull by the horn। सांड को सींग से पकड़ना होगा। ये सांड है जो पगला गया है कोरोना। सारी राज्य सरकार, एक मिनट, सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार सांड को सींग से ही पकड़ रही है। कॉन्ट्रोडिक्शन हर जगह है संदीप, आप बात समझिए। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 5 राज्यों में लॉकडाउन कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बिल्कुल है। कोर्ट कह रहा है, तो फिर क्या बात हम लोग करेंगे कि कोर्ट तो हमारी राष्ट्रीय नीति नहीं है ना कोई? ये राष्ट्रीय आपदा है कि नहीं अजय आलोक? अभी ये बिल्कुल है। मैं और राष्ट्रीय नीति है क्या हमारी कोई? और अपने सीमित संसाधनों से ही इस पे लड़ना पड़ेगा। आज नहीं, वो ठीक है, वो बात मानता हूं, पर राष्ट्रीय नीति है क्या हमारी? हमारी राष्ट्रीय नीति है, और जिस राष्ट्रीय नीति पे हमने पिछली बार की लहर जीती थी, इस बार क्या है वो राष्ट्रीय नीति? मुझे ये तो बताइए। अरे भाई, कोई सेंट्रल हेल्पलाइन है? कोई आम आदमी उसको बेड नहीं मिल रहा, कोई तरीका है? कैसे मिलेगा बेड? मैं यही बात तो कह रहा हूं, बेड कैसे मिलेगा? बात तो भगवान भरोसे हैं हम। है भगवान भरोसे। मैंने पिछली बार भी कहा था भगवान भरोसे है, कोई उपाय नहीं है।
सीमित संसाधनों में जितना कर सकते हैं सब कोई ताकत लगा रहा है। 5-5 घंटे डॉक्टर सो रहे हैं, हेल्थ वर्कर सो रहा है। नहीं, मैं डॉक्टरों की तो बात ही नहीं कर रहा, उनको सलाम है, नतमस्तक हूं मैं उनके सामने। कोई मरने नहीं देना चाह रहा है, सब चाहते हैं किसी तरह से बचाओ। आपको ये बता दूं, इतनी जुडिशियस यूजेस ऑफ हॉस्पिटल हो रही है कि जिस मरीज को अस्पताल की जरूरत नहीं है उसे कहा जा रहा है कि देखिए 5 दिन में आप नेगेटिव हो जाइएगा, 7 दिन में हो जाएगा। नहीं, मैं आपकी ये बात मानता हूं, ये बात मानते हुए, जानते हुए, अप्रिशिएट करते हुए अपराजिता सारंगी कि सीमित संसाधन है, व्यवस्था पर लोड है। लेकिन फिर मैं अमेरिका का उदाहरण दूंगा। एक अमेरिकी राष्ट्रपति होते थे रूजवेल्ट, वो अपने डेस्क पर व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में एक प्लाक रखते थे, द बक स्टॉप्स हियर। जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं, इसका मतलब नहीं समझते, हिंदी में बता दूं, द बक स्टॉप्स हियर मतलब जिम्मेदारी यहां खत्म होती है। आई एम द फाइनल अथॉरिटी। वेयर डज द बक स्टॉप टुडे एंड विद हुम? अपराजिता सारंगी, देखिए, ये जिस तरह की आपदा है, मुझे लगता है हम सबको अपना अपना बेस्ट देना होगा। और मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहती हूं कि सब जहां जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सामूहिक जिम्मेदारी है। देखिए, केंद्र सरकार सबके साथ खड़ी है। ऐसा न सोचें कि केंद्र सरकार के पास बक स्टॉप नहीं करता है। केंद्र सरकार का जो रोल होना चाहिए, की जो भूमिका होनी चाहिए, केंद्र सरकार बखूबी अदा कर रही है। अपराजिता, राज्य सरकारों के साथ खड़ी है। अपराजिता, एक चीज मुझे बताइए, मैं एक छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूं, हाथ में प्रबंधन, मैं छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूं, आपको मैं पूरा मौका दूंगा। आपने कहा यह सामूहिक जिम्मेदारी है, आपदा आ जाए, मुश्किल वक्त आ जाए, सामूहिक जिम्मेदारी, और वैसे आप और आपकी सरकार ताल ठोकेगी, हमने ये किया। नहीं, देखिए, मतलब सफलता का सेहरा अपने सर बांध लेंगे, जहां दिक्कत का सबब है वहां सामूहिक जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी सरकार की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह तो आप न लगाएं। जब वेव 1 हुआ था, उस समय जब लॉकडाउन हुआ, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने ठीक लॉकडाउन घोषणा के पहले सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, और अभी भी 2 बार उनकी मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो गई है, और कल भी उनकी मुख्यमंत्रियों से बातचीत है। तो हर जगह सबको साथ लेकर वी आर टेकिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड। और देखिए, ये गणतंत्र है, ये लोकतंत्र है, सबको लेकर चलना है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चला जा रहा है। पवन खेड़ा जीतने की कोशिश कर एक रहे सेकंड हैं। मैम, पवन खेड़ा सबको साथ लेकर चला जा रहा है। संदीप जी, ये वक्त नहीं है कि इन्हें मैं बार बार याद दिलाऊं कि जो साथ देने को आगे बढ़कर आपको पत्र लिखते हैं, रचनात्मक सहयोग करते हैं, उनकी आप हंसी उड़वाते हैं, उनकी आप बेइज्जती करते हैं। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के पत्र का उत्तर तक नहीं दे सकते। नहीं दिया ना, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया, हर्षवर्धन जी ने दिया। हर्षवर्धन जी का तो क्या छोड़िए, इस पूरे मोदी जी की सरकार में किस मंत्री की क्या चल रही है हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम। तो उन्होंने क्या पत्र, एक पूर्व प्रधानमंत्री बिना भाजपा कांग्रेस का नाम लिख आपको सुझाव दे रहा है, रचनात्मक सुझाव दे रहा है, उसका अनुभव है, आपसे कहीं ज्यादा अनुभवी है, क्वालिफाइड है, उसको आप इस तरह से पेश आते हैं और फिर कहते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप थोड़ी, आप अपने कैबिनेट को साथ लेकर नहीं चल रहे। एक मंत्री कहता है इनका कि सबको ऑक्सीजन कम खपत करिए। ऑक्सीजन कैसे कम खपत होगी सब? स्वास्थ्य मंत्री पिछले 5-6 दिनों से मैंने तो उनकी कोई टिप्पणी, वो टिप्पणी ही तब करते हैं जब राहुल गांधी कोई बात करते हैं तो उनको जवाब देने आ जाते हैं। मंत्रियों को एक ट्रोल आर्मी बना रखा है। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कैबिनेट क्या निर्णय लेगा? आपने केंद्रीयकरण कर रखा है, यू सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सो मच विथ वन इंडिविजुअल। पर कोरोना संकट में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो रही है क्या? सेंट्रलाइज का मतलब सरकार हो तो भी चल जाता है ना साहब, व्यक्तिवादी निर्णय लेने की बात हो। एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ दे दो आप, क्योंकि उनको वाहवाही लूट, और जब हाथ से निकल जाता है मामला, कंट्रोल एकदम बाहर से हो जाता है, नियंत्रण से स्थिति, तो वो व्यक्ति गायब हो जाता है। उसकी एक और मैं तस्वीर दिखाता हूं, जिस काल में हम जी रहे हैं। इंद्रजीत मेरे सहयोगी मुंबई में हैं, यहां पर इंद्रजीत ताल बड़ी ठोकी जा रही है, संवेदनशील है सरकार, समन्वय बनाने की बात हो रही है, लगातार मुख्यमंत्रियों से सलाह मशवरा किया जा रहा है, ऑक्सीजन का जो कोटा है उसे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा होता दिख रहा है आपको ग्राउंड पर?
अगर ग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो महाराष्ट्र में अगर इस समय ऑक्सीजन की बात करें तो 1550 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है, और महाराष्ट्र में जो उत्पादन है वो 1250 मेट्रिक टन का है। अगल बगल से अगर बात करें कि जामनगर से, विशाखापत्तनम से, इसके अलावा भिलाई से करीब 300 मेट्रिक टन महाराष्ट्र ले रहा है। और जो महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ने वाली है, और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है करीब 2000 मेट्रिक टन पर डे की डिमांड आने वाली है। आपने देखा था कि इससे पहले 10 लोगों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, इसके अलावा ऑक्सीजन रिसाव के कारण 24 लोगों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है काफ़ी भयावह है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एक राहत की बात यह है कि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो बेड्स हैं वो इस समय अवेलेबल हैं, और मुंबई की जो संख्या है, पॉजिटिव की संख्या, वो थोड़ी घट रही है। तो ये एक राहत की खबर है। दूसरी बात है कि अगर वैक्सीनेशन के स्तर पर देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने आज जो आधार पूनावाला से बात किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, और उन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए बात किया था। उन्होंने असमर्थता जताई थी। उन्होंने कहा था कि हमने अपना कोटा केंद्र को दे दिया है और 1 महीने तक हम आपको कोई भी वैक्सीन अलग से नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन है केंद्र और राज्य के बीच, ऐसा लगता है कि न के बराबर है। यही कारण है कि जो कई राज्यों में जो दिक्कतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी, तो बड़े कोऑर्डिनेशन की दुहाई, है। समन्वय की दुहाई तो दी जा रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है और पिस रहा है। इसमें ये देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जब चलते हैं उसमें आम आदमी को कुछ हासिल नहीं होता। आम आदमी वैसे ही पिस रहा है, वैसे ही परेशान है। अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों की ये जो कमी है, इसमें सरकार को एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी। देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सी राष्ट्रीय नीति, जो अभी दिख नहीं रही है, क्या पेश की जाती है। और अब वक्त आ गया है कि हमारे कर्ता धर्ता नीति निर्धारक वो कहें द बक स्टॉप्स हियर। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।